नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ा रहिए और इस चैनल को ग्रो करने पर मेरा मदद कीजिए। थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। ऑल द बेस्ट एंड चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद नोटिस किए होंगे कि आप जितने भी सैलरी होल्डर्स हैं या जो लोग मीडियम रेंज का बिजनेस भी करते हैं, सभी का एक प्रॉब्लम होता है कि मंथ के स्टार्ट पे जब आपका सैलरी आता है तब आपका लाइफस्टाइल एक जैसा होता है, और जितना आप मंथ के मिडिल और एंड के तरफ जाने लगते हैं उस टाइम पे आपको लगने लगता है कि अरे मेरा पैसा तो खत्म हो रहा है, मंथ का बाकी का दिन मुझे कैसे चलेगा। अगर आप सैलरी होल्डर है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बिजनेस पीपल के लिए बात अलग होता है, क्योंकि उसका पूरा महीने का बिजनेस चलता रहता है तो उसको एक ऐसे खर्चा करना पड़ता है कि उसका पूरा महीने या अपकमिंग डेज पे जितना भी उसका बिजनेस का भी नया चीज़ खरीदना हो या जो भी करना हो, वो पैसा भी बचा रहा है और उसके साथ उसका फैमिली का गुजारा भी होता रहा है। तो अगर हम लोग सैलरीड पर्सन के लिए बात करें तो मेनली देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग मेनली 7 मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आपके अमीर बनने के सफर पे थोड़ा रुकावट क्रिएट कर रहा है, और वो मेनली फॉर द मिडिल क्लास पीपल। तो आप पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मिडिल क्लास हम लोगों को कैसे डिफिनेशन दिया जाता है, और आप अगर आपको उस कैटेगरी में पाते हो कि आप मिडिल क्लास सेक्शन में आते हो तो आपके लिए ये वीडियो है। तो थोड़ा मेरे साथ रुकिए, और इस वीडियो को हम लोग मेनली 2 पार्ट पे शूट करेंगे। पहले पार्ट पे हम लोग पहले इस 3 रीजन के ऊपर बात करेंगे जो मिडिल क्लास को करना तो है लेकिन वो एक बड़ा खर्चे है, और उस बड़ा खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको एक बड़ा सा कीमत भी चुकाना पड़ता है। और पार्ट 2 में हम लोग सेम ऐसे और 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, घर, होम। तो देखिए, आपके टाइम पे क्या हो रहा है कि लोगों को जो वहाँ पे एक्चुअली उसका लोकेशन है जहाँ से वो बचपन उसका गया गुजारा है, जहाँ पे वो कॉलेज किया है, वहाँ पे उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो नौकरी पाने के लिए उन लोगों को जाना पड़ रहा है मेनली सिटीज एरिया में। तो वहाँ पे इतने लोग आ जाने के वजह से, वो पहले से भी था अभी भी है, तो इतने लोग जब एक जगह पे आ जाता है तो सबको रहने के लिए तो घर का तो ज़रूरत है। तो रेंट लेकर पहले रहने लगता है, तब उसको लगता है कि नहीं, बहुत रेंट दे चुके हैं, अभी हमको घर खरीदना है। या कुछ लोग तो और भी अर्ली एज पे उस घर को खरीद लेते हैं। तो क्या है कि एक बड़ा, ये जो प्रॉपर्टीज का जितना भी प्राइसेस है वो बहुत बढ़ने लगता है। और आपने नोटिस किए होंगे कि अभी जितने भी बड़े सिटीज़ है, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, वहाँ पे तो करोड़ों का घर, फिर भी आपको लगेगा कि भाई इतना छोटा घर मुझे मिला है। और अपार्टमेंट वगैरह, कॉम्प्लेक्स वगैरह, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो सबको एक बड़ा सा खर्चा इस होम रिलेटेड करना पड़ता है। तो एक साथ तो सभी के पास उतना पैसा होता नहीं है। तो आप अगर हम लोगों के जितना भी डेटा अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे देखा गया है कि 90% पीपल लोन पे घर खरीदते हैं। कुछ कुछ ईयर में वो और भी ज़्यादा हो जाता है। मैं रिसेंटली जितना भी मुझे डेटा मिला है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग लोन पे घर खरीद रहा है। और जो भी लोन पे नहीं खरीद रहा है उसका मेनली 2 तरीका होता है। एक होता है कि उसके पास इतना पैसा है तो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो रहने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस की उसको मैं अभी खरीद के रखा, कुछ सालों बाद जाके उसका जब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ेगा या प्रॉपर ये कॉम्प्लेक्स जब ख़त्म हो जाएगा, लोग इस एरिया में प्रॉपर्टी का प्राइसेस बढ़ेगा, तब जाके मैं इसको बेचूंगा। तो ये तो हो गए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन रहने के लिए जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लोग खरीद रहे हैं कि मैं खरीदूंगा तब मैं वहाँ पे रहूंगा, तो इस टाइप का जितना भी प्रॉपर्टीज है उस पे तो ऑलमोस्ट 100% लोग ऐसा है जो पैसा एक साथ नहीं अरेंज कर पा रहा है, तो लोन पे ले रहा है। और वो लोन भी छोटा है, साल के लिए नहीं है। आप देखेंगे तो ये मोर देन 20 ईयर्स के सभी होम लोन जा रहे हैं, 20 साल 30 साल का भी लोग होम लोन ले रहा है। तो बैंक भी ऑफर कर रहा है कि हाँ भाई ले लो। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ देखो, एक साथ तो हम इतना पैसा अरेंज नहीं कर पाएंगे, और जितना दिन जाएगा प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता रहेगा।
तो मुझे अभी लेना है, तो मैं लोन के साथ चले जाता हूँ। लेकिन एक गलती वो लोग कहाँ पे करता है कि पहले तो देखना पड़ेगा कि इस जगह पे मैं जहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कितना दिन रहने वाला हूँ, वो लोकेशन या जगह मेरे लिए कितना कॉन्वीनियंट है। अगर आप ऐसे जॉब पे हो जहाँ पे आपका हाई चांसेस है कि आप एक सिटी से दूसरा सिटी पे मूव होने का पॉसिबिलिटीज है, वहाँ पे तो आप अगर होम लोन ले लिया और इतना बड़ा अमाउंट का लोन आपके सर के ऊपर ले लिया, तो एक डिपेंडेंस आपके ऊपर आ जाता है, तो आप उस जगह पे छोड़ कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप दूसरे सिटी में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले भी, तब भी उस घर के चक्कर में शायद आप नया सिटी में मूव ना कर पाओ। अगर आप मूव कर भी गए तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर पाए। और रेंट आउट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने लग जाए, और अगर महीने लग भी गए और आप उसको किसी तरीके से रेंट आउट कर भी दिए, अब आप आपका क्या गारंटी है कि उस प्रॉपर्टी आपको जो भी रेंट पे आएगा वो कंटिन्यू वहाँ पे रहेगा। हो सकता है कि 3 महीने या 6 महीने के बाद वो छोड़ के चले गए, या 11 मंथ का जितना भी एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के बाद वो छोड़ के चले गए। आप वो दूसरा वाला जो आएगा, मतलब दूसरा वाला जो रेंट के लिए आएगा, आपको थोड़ी ना पता है कि वो इमिडिएटली मिलेगा, या आपको शायद 1 साल से ज़्यादा भी उसके लिए वेट करना पड़े कि नया कोई टेनेंट आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ईएमआई तो रुकने वाले है नहीं। आपको मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी सुनाया था कि एक बंदा जो गुड़गांव में घर लिया था, और उसका इतना हाई अमाउंट का ईएमआई था जो उसके ऊपर एक बर्डन बन चुका था। तो अभी घर लेने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए दो चीज़। पहले तो है कि इस घर का जितना भी ईएमआई है, वो मेरा सैलरी से 20 से 30% या मैक्सिमम 30% से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो अगर 1 लाख का सैलरी है तो 30,000 से ऊपर तो उसका ईएमआई जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग उसको 40% या 50% भी बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी का जितना भी इन्फ्लेशन है, देखो घर का ईएमआई तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन ऑब्वियसली है कि अगर आपको कुछ बोनस वगैरह मिले, कुछ एडिशनल पैसा आपके पास आ जाए, तो आपको जल्दी से रीपेमेंट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन एट द बिगिनिंग में आपके ऊपर, आपको पता नहीं है कि आप कितना रीपेमेंट एडिशनली कर पाएंगे, और वो 20 साल या 30 साल को कम करके कितना साल में आप ला पाएंगे। तो ये एक चैलेंज आपके साथ होने वाला है। तो घर लेने से पहले सोचिए। और घर एक इमोशन होता है। सभी लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि रेंट के बारे में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी यूट्यूब में है, कि बहुत लोग बोलते हैं कि रेंट रेंट पे रहो, पूरा लाइफ रेंट पे रहो। कुछ लोग फोकस करते हैं कि घर लो। कि मेरा, अगर आप मानेंगे तो मेरा बोलना है कि घर जरूर लो, लेकिन एक टाइम के बाद लो। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप रहने कहाँ पे वाले हो। पहले अर्ली एज ऑफ योर करियर में आपको शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या आपको पता नहीं होता है कि आप पूरा टाइम तक क्या करने वाले हो। लेकिन एक टाइम के बाद, अगर मैं 30 to 35 ईयर्स की मैं बात करूँ, तो वहाँ तक आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि मैं बाकी का टाइम पे क्या करने वाला हूँ। और एक और जब आप वो डिसाइड करेंगे, तब आप उस लोकेशन को ठीक से चूज कर पाएंगे। और 30 तक बहुत लोगों का शादी भी नहीं होता है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि आपके साथ जिसका शादी होने वाला है वो जॉब करती है या नहीं करती है, या करता है, जो भी है। तो आप अगर ऐसे जगह पे घर ले लिए कि दोनों का ऑफिस ऐसे डिस्टेंस पे हो गया कि दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपको खुद का घर रह रह के भी आप उस घर को एंजॉय कर नहीं पाएंगे, इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो दोनों तो पहले शादी के बाद एक साथ बैठ के डिसाइड कीजिए। वन पीपल अर्निंग हो सकता है, बोथ पीपल अर्निंग हो सकते हैं, तो जो भी है, तो दोनों मिल के डिसीजन लीजिए कि हम लोगों को कहाँ पे रहना है, कौन सा एरिया पे रहना है, कौन सा सिटी पे रहना है। तब जाके घर के बारे में सोचिए। तो ये एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये एक बड़ा सा खर्चा है जो हम लोग बहुत ही अर्ली एज पे हम लोगों के सर पे ईएमआई का बोझ स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अरे मेरा तो सैलरी बहुत अच्छा है, मेरा 20 लाख 25 लाख का पैकेज है, तो मैं अभी घर ले लेता हूँ कि बाद में बढ़ जाएगा। लेकिन आपका थोड़ी ना इतना गारंटी है। आप आपका अभी का जॉब मार्केट भी आप देख रहे हो कि कैसा वोलाटाइल जॉब मार्केट है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना बड़ा ईएमआई का बोझ सर के ऊपर लेने से पहले बहुत सोच समझ के लिया कीजिए, क्योंकि एक तो इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो घर जरूर लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जितना बार आप एक घर को सेल करेंगे एक नया घर लेने के लिए,
वो एक अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली एक ऑप्शन है कि आप एक घर ले लिए, बाद में इसको बेच के एक नया घर ले लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये भी सोच के रखिए कि जितना बार आप इसको सेल करेंगे उतना बार आपको रजिस्ट्री का चार्जेस देना पड़ेगा। 2 बार अगर 2 घर सेल किया तो 2 बार रजिस्ट्री का चार्जेस, मतलब नया खरीदे तो उस टाइम पे 2 बार रजिस्ट्री का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर सेल भी किया तो उस टाइम पे भी एक टैक्सेस बनता है। तो ये सब कुछ मिला के एक ऑप्शन तो है कि आप बहुत सोच समझ के घर के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, ये आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अच्छा ठीक है थोड़ा पैसा चला गया कोई बात नहीं। एक घर एक लोगों का पूरा जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत सोच समझ के ये खर्चा कीजिए कि बाद में आपको एक गिल्टी ना फील हो कि मैंने गलत फैसला ले लिया है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक बड़ा खर्चा होता है बहुत लोगों के लाइफ पे, वो है कार, खुद का गाड़ी। बहुत लोगों को शौक होता है कि बाड़ी हो गया, गाड़ी मुझे लेना है, या बाड़ी नहीं है गाड़ी लेना है, जो भी है। तो गाड़ी एक ऐसा चीज़ है, एक कार एक ऐसा चीज़ है जो बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उन लोगों का ज़रूरत ही ऐसा है, वो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं या ऐसे उन लोगों का काम है जो गाड़ी के अलावा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक ऑप्शन बनता है उसका, अल्टरनेटिव बाइक आप अवेल कर सकते हो, तो बाइक पे जा सकते हो। लेकिन हम लोग में इंडिया में हर एक सिटी में वेदर ऐसा है कि हर सीज़न पे, मेनली जब समर में उतना गर्मी होता है या जब बारिश का टाइम आता है, उस टाइम पे बाइक को में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे एक कार होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, और ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट भी है। तो आज अगर आप कार खरीदे, कल उसका वैल्यू गिर जाता है। तो इस चीज़ को आप अगर देखें तो आपको कार खरीदना है नहीं खरीदना है, ये डिसीजन पहले आपको लेना पड़ेगा। आप शौक के लिए खरीद रहे हैं या आप ज़रूरत के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप ज़रूरत के लिए खरीद रहे हैं तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि आपका सैलरी कितना है। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि वो कार खरीद लेते हैं, अच्छे खासे कार खरीद लेते हैं, लोगों को देख के शौक में वो कार खरीद लेते हैं। लेकिन उसका ईएमआई जब भरना स्टार्ट होता है, जो 5 साल के या 7 साल के जितने भी लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि 5 साल के ऊपर तो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। आप ट्राई कीजिए जब भी कार खरीदे तो मिनिमम 20 to 30% ऑफ डाउन पेमेंट कीजिए, और बाकी का जितना भी पैसा है 4 से 5 साल से ऊपर मत चाहिए। 4 साल इज़ वेरी गुड, अगर नहीं हो पा रहा है तो 5 साल। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जितना भी पैसा मैं दे रहा हूँ वो मेरे सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका सैलरी अगर 1 लाख रुपया है तो आपका कार का ईएमआई 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक की रूल आप पकड़ के चलिए, उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कार आपको लेना चाहिए। आपको अगर लगता है कि ठीक है चलो एक लो बजट गाड़ी ले लेता है जिससे मेरा काम चल जाएगा, मैं हर दिन का ट्रैवल कर पाऊंगा, मेरे एक सराउंडेड एरिया के अंदर हूँ, बारिश में मुझे भीगना नहीं पड़ेगा, गर्मी में मैं एसी चला के ट्रैवल कर सकता हूँ, ऑयल का खर्चा भी कम आएगा, तो आप एक, क्योंकि कार खरीदने का एक चीज़ ये भी है कि मेंटेनेंस भी आपको करना है, चलाने के लिए हर दिन का ऑयल भी आपको खरीदना है। तो कार का ऐसा नहीं है कि ओनली ईएमआई आपको भरना है, आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना तेल का खर्चा भी आपको बढ़ेगा। तो कार के साथ ये भी आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि आप कार जब ले रहे हो तो ये सब चीज़ सोच समझ के लीजिए कि अगर मंथली मेरा तेल का खर्चा मेरा 5,000 रुपया आ रहा है, और मेंटेनेंस है तो नया नया कार लेंगे तो शायद 1-2 साल तक मेंटेनेंस का उतना खर्चा आता नहीं है। लेकिन उसके बाद से आपको ये भी लगने लगेगा कि अरे मेंटेनेंस के लिए आज ये चेंज करना है तो नेक्स्ट महीने कुछ और भी चेंज करना है। तो 5 से 10 हज़ार रुपया आपको उसके लिए पकड़ के भी चलना पड़ेगा कि कम ज़्यादा वो होता रहता है डिपेंड्स। तो आपके पास उतना एक्सेस मनी होना चाहिए कि आप उस कार को मेंटेन कर पाए। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार खरीदे। और जब कार खरीदेंगे ऑब्वियसली बड़े शौक तो सभी का होता है, सभी को लगता है कि मेरे पास एक ऐसा कार हो जो लोग बोले और मैं भी ट्रैवल करके बहुत खुश हो पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन एंड ऑफ द डे पैसा आपको ही देना है, बैंक आपको छोड़ने वाला है नहीं। तो सोच समझ के लीजिए कि कौन सा वाला कार मेरे लिए अच्छा है। अगर आपका मंथली का इनकम 5 लाख या 10 लाख रुपया है, ऑब्वियसली आप ऐसे कार लोगे ले सकते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। आप कोई स्कॉर्पियो वगैरह या उससे भी बड़ा ऊपर के कार लीजिए।
लेकिन लेने से पहले मैं यही बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले देखिए कि आपका इनकम कितना है, उसमें आप कितना एफोर्ड कर पाते हो। लेकिन अगर पहले के आप एकदम यंग जनरेशन हो फिर भी आपको कार का ज़रूरत है, तो आप सेकेंड हैंड कार, अच्छे कंडीशन का सेकेंड हैंड कार भी अगर मिलता है वो ले लीजिए। या लोअर बजट में जितना भी कार आता है, ऑल्टो हो या हो, इस टाइप का जितना भी कार है वो उस साइड पे जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा इनकम ज़्यादा बढ़े तो उस टाइम पे कुछ साल इसको यूज़ करने के बाद, 4 या 5 साल पुराना कार को यूज़ करने के बाद आप उसको सेल करके नया कार की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा खर्चा है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत ही हेडेक है। कुछ लोगों का शौक होता है और लगता है कि मुझे कार चाहिए, तो सोच समझ के लीजिए। तो ऑल द बेस्ट। शायद आपको शायद नया गाड़ी आप सोच रहे होंगे लेंगे, लेकिन लेने से पहले आप इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मेरा इनकम कितना है, मैं कैसे कितना खर्चा कर सकता हूँ, ईएमआई कितना आने वाला है, ऑयल का खर्चा कितना आने वाला है, और मैं हर महीने कितना ट्रैवल करता हूँ, कितना मेरा डिस्टेंस है ऑफिस से। अगर आपका 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर जाना आना मतलब 40 किलोमीटर, तो आपको अराउंड 2-3 लीटर तेल उसके लिए आपको लगेगा। तो आपका पेट्रोल का अभी कब रेंज पे ही आप कैलकुलेट कीजिए कि अभी पेट्रोल का इतना रेंज है, तो दिन में मुझे कार खरीदने के बाद इतना पैसे का तेल तेल भी भरवाना पड़ेगा, तब भी मैं कार को अवेल कर पाऊंगा। तो ये सब कैलकुलेशन करके तब जाके डिसीजन लीजिए कि आपको कार खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना है तो कौन सा वाला मॉडल पे आपको जाना चाहिए, कितने रेंज का आपको कार लेना चाहिए, कितने का ईएमआई आप दे सकते हो। और आज के लिए थर्ड पॉइंट मैं जो बोलने वाला हूँ वो है एजुकेशन का कॉस्ट, चाइल्ड एजुकेशन। आपको शायद पता ही होंगे कि आज के दिन पे जो एजुकेशन का एक्सपेंसेस है और उसका जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 14 to 15% बोला जा रहा है। एक रिसेंटली मैं एक डेटा देख रहा था जहाँ पे बड़े जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मेनली जो लोग 12th तक पढ़ाते हैं, उस प्राइवेट स्कूल का जितना भी डेटा रिसेंटली लास्ट 5 साल का डेटा बाहर एक कोई सर्वे किया गया था, वहाँ पे देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में वो बड़े सिटीज़ का हो सकता है, टियर 2 सिटीज़ का हो सकता है, या गांव के साइड पे भी जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसके सब मिला के ये डेटा आया था। तो बोल रहा है कि कुछ जगह पे तो ये 14 से 15% इसका इन्फ्लेशन है, मतलब हर एक साल 15% से उस साल में पढ़ने का खर्चा बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर अगर नर्सरीज में किसी स्कूल का पूरा साल का खर्चा, मैं उस चीज़ का ओनली नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपके टोटल मंथली आप पे कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि भर्ती होने के टाइम पे कितना देना पड़ रहा है, मंथली आप कितना पे कर रहे हो। उसके साथ और एक चीज़ भी हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं कि इस बड़े स्कूल का जो ब्रांड के साथ जितना भी ये लोग एडिशनल चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि इसी दुकान से आपको यूनिफॉर्म लेना है और देर इज़ नो बार्गेनिंग, वो पैसा वहाँ पे लिखा हुआ है इतना ही देना पड़ेगा। उसी सेम क्वालिटी का चीज़ अगर बाजू वाले दुकान पे 500 पे मिल रहा है, लेकिन उसी चीज़ को आप वही दुकान से खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट बी ऑन दैट स्कूल। तो आपके बच्चों को अगर उस स्कूल में जाना है तो उसी दुकान पे खरीदना पड़ेगा, आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो वहाँ पे डबल मार्जिन से ये लोग उस चीज़ को बेचते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को लेकर ही चलना पड़ रहा है। और अभी को मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का अभी हालात दिन के दिन ऐसे होते जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग घुस रहा है, लोगों को जाना पड़ रहा है, और उसी के वजह से इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहा है। और हम लोग के देश पे, इंडिया में ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल को लेकर इतना कठोर रेगुलेशन कुछ है नहीं। और अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल का जितना भी ओनर्स है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ऐसे हो कि प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे पाए। तो अभी प्राइवेट स्कूल्स क्या हो रहा है कि इस ऐसे ये लोग पढ़ाई का स्ट्रक्चर बना रहा है या सब कुछ ऐसे बना रहा है कि लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहा है। और अगर एक बार आप उस लाइन पे घुस गए तो यू कैन नॉट टेक इट बैक, क्योंकि आपका बच्चे का एक भविष्य होता है। तो आप सोचते हो कि अगर मैं इस स्कूल को लेकर एक बार मैं अच्छे स्कूल में डाल दिया, वहाँ पे उसको आदत हो गया, 4-5 साल वहाँ पे वो पढ़ लिया, उसके बाद मैं अगर इसको कंटिन्यू कर पाया, नहीं कर पाया, तो तब जाके मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ आप सोच के देखिए
कि नर्सरी टू लेकर क्लास 12 तक, मैं हायर स्टडीज़ का बात कर ही नहीं रहा हूँ। हायर स्टडीज़ एक अलग से स्कैम चल रहा है, तो मैं स्कैम ही बोलूँगा उसको। इसको नीचे से लेकर नर्सरी से लेकर 12 तक ये भी प्राइवेट स्कूल में एक ऐसे स्ट्रक्चर को ये लोग मेंटेन करते हैं कि आप अगर एक बार उसके अंदर घुस गए ना तो आप बाहर आ पाओगे, ना तो उसको, क्योंकि आप तो ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चे का पढ़ाई में कुछ रुकावट आए। लेकिन अगर आपका सैलरी उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो स्कूल में डालने से पहले बहुत सोच समझ के डाला कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाके आपका ये पछतावा हुआ कि मैं क्यों इतना खर्चा करके इतना बड़े स्कूल में डाले कि अब जाके मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई एक पार्ट है लाइफ का। बच्चे को पढ़ाना हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जितने भी माँ बाप है सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे को मैं अच्छी जगह पे पढ़ाऊँ, अच्छा शिक्षा दूँ। लेकिन आप उसको भूखा नहीं रख सकते। खाना अच्छा देना पड़ेगा, प्रोटीन अच्छा देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, गाइडेंस अच्छा चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आपको करवाना है। आपको अच्छी जगह पे रहना है। आप कहीं ऐसे जगह पे नहीं रह सकते जैसे आपको लगता है कि इस माहौल में मेरा बच्चा ठीक से बड़ा नहीं हो पाएगा, या आप शहर में स्कूल में दिए हो, आप गांव में जाके नहीं रह सकते क्योंकि उतना ट्रैवल करना पॉसिबल है नहीं। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए, और आपका जॉब का स्टेबिलिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी जितना कमा रहे हो 4 साल या 5 साल बाद आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन अगर देयर इज़ एनी इशू, आपका इनकम थोड़ा कम हो जाए, तब क्या आप आपके बच्चे का कंटिन्यूएशन कर पाओगे? तो अगर आज वो नर्सरी में है, अगर नर्सरी में 1 लाख साल का अगर 2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो जब वो 12th में जाएगा, तो 12 में अभी जो 12 में है, तो उन उन लोगों का खर्चा ऑलरेडी उसी स्कूल में, मैं एक ही स्कूल का बात कर रहा हूँ, अगर नर्सरी में 2 लाख है तो 12 में 3 लाख से ऊपर है। तो अगर अभी का मंथली खर्चा है, मैं हाई हाई क्लास स्कूल्स का मेनली बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कि आपका बच्चा जब नर्सरी से 12 तक पहुंचेगा, मतलब आज से 14-15 साल बाद, तो 3 लाख का वैल्यू कहाँ पे जाएगा? अगर 15% इन्फ्लेशन मान के चलो तो 7 से 8 लाख रुपया के ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। देखिए, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आपको लग सकता है कि नहीं मैं और भी अच्छा बेयर कर सकता हूँ मेरे बच्चों के लिए, लेकिन बीच में रुकना और भी बड़े दिक्कत का बात हो सकता है। ये हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल ऐसा चूज़ कीजिए जो आपको पॉकेट को भी थोड़ा आसानी हो आपके पॉकेट के लिए, और आपके बच्चे के लिए भी रुकावट ना आए। तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो चूज़ करना है डिपेंड्स ऑन योर लोकालिटी। आप अच्छे से देख के चूज़ कीजिए, लेकिन लोगों को दिखाना या लोगों को बोलने पर ऐसे स्कूल मत चूज़ कीजिए जो आपके लाइफ के लिए एक बड़ा सा दिक्कत खड़े कर दे। नॉट ओनली योर लाइफ, आपके बच्चे का भी। एक जगह पे लोग अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है तो वहाँ से नीचे की तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग शायद एडजस्ट कर भी लेंगे, लेकिन बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लिया कीजिए। तो ये था आज के लिए 3 स्टोरीज जो, और 3 चीज़ जो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा खर्चा माना जाता है। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए और भी 4 ऐसे रीज़न लेके आऊँगा जो मिडिल क्लास को के लिए एक रुकावट पैदा कर रहा है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, या अमीर बनने का जो जितना भी सफ़र है उसका वहाँ पे एक रुकावट क्रिएट कर रहा है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट।